हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स की जो न्यूज़पेपर में थे आर्टिकल कल के। तो देखिए यहाँ पर अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने एक बैठक ली है और ये बैठक हुई है, आपको यहाँ बता दूं, एससीओ तथा सीएसटीओ मंत्री की बैठक। मतलब ये दो संगठन है जिसमें आप एससीओ को जानते हैं शंघाई सहयोग संगठन के नाम से, और सीएसटीओ को जानते हैं सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। ये आपके लिए नया हो सकता है, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। तो इन दो ग्रुपों की बैठक में राजनाथ सिंह जी ने जो मुद्दे डिस्कस किए हैं वो रहे हैं ड्रग्स और टेररिस्ट के बारे में। तो फिलहाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इन दोनों संगठनों को समझना। तो सबसे पहले एससीओ के बारे में यहाँ पे आप समझ लीजिए कि एससीओ की जो स्थापना है वो 15 जून 2001 को हुई थी। ठीक है, जो ऑफिशियल नाम दिया गया था इसका एससीओ वो 15 जून 2001 को दिया गया था और चीन के शंघाई में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, मतलब ये विभिन्न देशों की सरकारों के बीच में बना हुआ संगठन है और ये यूरेशिया महाद्वीप का एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन भी है। अब यूरेशिया महाद्वीप में आप यूरोप और एशिया को समझ सकते हैं। अब जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, करंट अफेयर में देखा था नाटो का, तो नाटो को प्रतिसंतुलित करने के लिए भी ये बनाया गया है, ऐसा इसमें राजनीतिज्ञों का कहना है। अब इस संगठन का लक्ष्य क्या है? इसमें है कि सदस्य देशों के मध्य विश्वास और सद्भाव की भावना को मजबूत करना, विकास के क्षेत्रों में कार्य करना, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन पे कार्य करना, नई अंतरराष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। देखिए ये ध्यान रखिएगा, आपकी नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, ठीक है, मतलब या और आर्थिक व्यवस्था, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर। ये टॉपिक जो है ये आपके आरएएस और यूपीएससी के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब से कोल्ड वार खत्म हुई है ये जो वर्ल्ड है ये यूनिपोलर हो गया है, केवल एक ही महाशक्ति है। तो इस एक महाशक्ति यूनिपोलर वर्ल्ड को मल्टीपोलर करने के लिए, शक्ति के कई केंद्र करने के लिए आर्थिक रूप में, तो यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है यूरेशिया क्षेत्र में। ठीक है, तो वर्तमान में इसके सदस्य देशों में आप देख लीजिए कि कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। और भारत को जो सदस्यता मिली है वो मिली है 2017 में। तो ये जो सदस्य देश हैं इनको नाम याद रखिएगा, यहाँ पे जो कंफ्यूजन रहेगी वो आपको इन्हीं देशों में रहेगी। तो देखिए कजाकिस्तान अलग है यहाँ पे, और कैसे ही है किर्गिस्तान। लोकेशन वाइज याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नाम से याद रखिएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और यहाँ पे फिर तजाकिस्तान। ठीक है, कह के बाद तय शब्द को ध्यान रखिएगा और फिर उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये जो चार देश हैं ये कंफ्यूजन कर सकते हैं, तो इसमें इस तरह से याद रखिएगा, पहले कजाकिस्तान है, फिर तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब इन्होंने क्या किया है, क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी संरचना बनाई है, जो कि एक इनका स्थायी संगठन है एससीओ का। ठीक है, इसका जो प्रमुख कार्य है इस अंग का ये है आतंकवाद और अलगाववाद और अतिवाद की बुराइयों को खत्म करना। तो ध्यान रखिएगा, एससीओ के बारे में काफी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एससीओ यूरेशिया का एक प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और अंतर सरकारी संगठन है। इसके अलावा जो बैठक हुई है उसमें सीएसटीओ ने भी भाग लिया है। अब सीएसटीओ क्या होता है? सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। अब ये क्या है कि ये एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। ये देखिए ये अलग चीज है, अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन। ठीक है, और इसे आप दूसरे नाम से जानते हैं ताशकंद संधि। और इसको बारे में समझिए कि 15 मई 1992 को इसकी स्थापना हुई थी, 15 मई 1992 को, और इसके 2002 में सदस्य राष्ट्रों ने इसे एक सैन्य गठबंधन का रूप दे दिया और इसका नाम रख दिया सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। वर्तमान में इसके 6 सदस्य हैं और 6 सदस्यों का आप नाम ध्यान रखिएगा, आर्मेनिया, बेलारूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रूस। ठीक है, तो यहाँ पे किर्गिस्तान और तजाकिस्तान तो ये सेम ही हैं, जो और रशिया भी यहाँ पर सेम ही आ जाता है। तो इन चीजों को यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा।
अब इसके बारे में और खास बात हम देखें तो इसका मुख्यालय जो है वो है रूस में, और यह संगठन पूर्व सोवियत संघ के घटक जो देश हुए थे उनको एक मंच पर लाता है। स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमंडल जिसे CIS भी कहते हैं की स्थापना रूस, बेलारूस और यूक्रेन द्वारा 1991 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा इन दोनों संगठनों के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की, जो कि है हमारे क्वाड ग्रुप से रिलेटेड। अब देखिए क्वाड ग्रुप के बारे में क्या न्यूज आई है इसको समझ लेते हैं। तो पहली बात, आपने क्वाड का नाम सुना हो। क्वाड का नाम यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि चीन के साथ हमारा विवाद चल रहा है, और चीन के साथ जब हमारा विवाद चल रहा है तो यहाँ पर ये जो 4 देश देख रहे हैं आप कि एक जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने मिलकर क्वाड ग्रुप की संरचना की है। अब देखिए यहाँ पर अभी विपिन रावत जी ने बयान दिया था जिसके कारण ये चर्चा में रहा, और ये बयान क्या दिया था कि यहाँ पर जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है यहाँ पर नेविगेशन की मतलब आवाजाही की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। ये क्वाड समूह क्या है, आपको देशों के नाम पता ही है, ध्यान रखिएगा फिर भी। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अब इस समूह के जो सभी सदस्य हैं वो लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के साथ साथ ये सभी ये चाहते हैं कि किसी भी समुद्र पर किसी भी एक देश का अधिकार नहीं हो, नेविगेशन की सबको स्वतंत्रता हो। और इसका जो सबसे पहले विचार दिया था वो 2007 में दिया था जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा। अब इसका महत्व क्या है, देखिए इसका महत्व है कि समान विचारधारा वाले क्षेत्र एक ही मंच पर आ गए हैं, और इन्होंने खुले मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र को चाहते हैं, जहां पे दक्षिण चीन सागर में जिस तरह से विवाद चल रहा है तो उसके संदर्भ में ये ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्वाड ग्रुप के प्रति यहाँ पे चीन को बहुत खतरा है, तो चीन यहाँ पे क्या समझते हैं कि बीजिंग काफी समय से यहाँ पर भारत प्रशांत क्षेत्र में इन लोकतांत्रिक देशों के गठबंधन का विरोध कर रहा है, और चीन ने इसे क्या कहा है, एक नाम दिया है एशियन नाटो। ठीक है, जिस तरह से नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, तो चीन इसे एशियन नाटो कह रहा है क्योंकि यहाँ पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया साथ में है। और विशेष रूप से भारतीय संसद में जापानी PM शिंजो आबे द्वारा 2 सागरों का मिलन संबोधन ने क्वाड अवधारणा को एक नया बल दिया है, और इसने भारत के आर्थिक उदय को भी मान्यता प्राप्त की है। मतलब भारत की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ही, आपकी देखिए यहाँ पे लोकेशन, कि भारत ही एक लिंक प्रदान करता है हिंद से प्रशांत के बीच में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में। तो यहाँ पे भारत के लिए ये ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगली बात है, अगली न्यूज हमारे पास प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में, क्योंकि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा की थी, इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि नदी और समुद्री डॉल्फिन की सुरक्षा करना। तो यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है MCQ। तो देखिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन को प्रोजेक्ट टाइगर की तरह चलाया जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दोनों पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। अब जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसने देश में एक बाघ संरक्षण कार्य की तरह कार्य किया था, और काफी बाघों की संख्या बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। अब यहाँ पर जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि सरकार की प्रमुख योजना नमामि गंगे को लागू करता है, ने डॉल्फिन को बचाने के लिए कुछ पहल की है। अब ये जो इसमें कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी योजना में किसी भी प्रोजेक्ट में कौन सा मंत्रालय इंपॉर्टेंट होता है, ये से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, ये इस तरह के सवाल काफी पूछ लिए जाते हैं। अब डॉल्फिन के बारे में जान लेते हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ पे गंगा नदी में ये सबसे ज्यादा मिलती हैं, तो गंगा डॉल्फिन इसको कहते हैं। ये जलीय जीव है, गंगेटिक डॉल्फिन, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लास्थनिका गैंगेटिका। ठीक है, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और इसके बाद ये जो गंगा के डॉल्फिन है, ये विश्व भर की नदियों में पाए जाने वाली डॉल्फिन की 5 प्रजातियों में से एक है। और यहाँ पर एक खास बात और है कि भारतीय उपमहाद्वीप में खासतौर पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना में ये इस तंत्र में, ये जो नदियों का तंत्र है यहाँ पर ये पाई जाती है। तो विश्व में इस तरह की 5 नदी प्रजातियों वाली डॉल्फिन मिलती है, जिसमें ये एक है।
और गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना 2010 से 2020 में चलाया गया था। और यहाँ पे जो नर और मादा के डॉल्फिन होती हैं उनकी लंबाई अलग अलग होती है, क्योंकि जो मादा डॉल्फिन होती है वो लगभग 2 मीटर लंबी होती है और जो नर डॉल्फिन होती है वो 2.6 मीटर लंबी होती है। अब इनका जो वजन है वो 70 से 90 किलोग्राम तक होता है और इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। अब इसको जो सुरक्षा प्रदान की जा रही है उसके लिए नए नए यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र को सुधारा जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न यूपीएससी प्री में आया हुआ था, क्योंकि ये जो नदियों में जाल डालते हैं मछली पकड़ने के लिए वहां पे फंसकर इनकी मृत्यु हो जाती थी, और इसलिए उन समस्या को दूर करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है, जहाँ पर जल प्रदूषण के रूप में प्लास्टिक उद्योग, ये मछली पकड़ने वाले जाल, नदियों में जो सिल्ट जमा हो जाती है, तो इन चीजों को यहाँ पर प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है, या इनको बहुत ही सीमित तरीके से लागू किया जाएगा। अब इनकी वर्तमान संख्या कितनी है? इनकी वर्तमान संख्या है 2.5 से 3,000 संख्या है, और इनको बचाने के लिए वैसे तो कई प्रयास चल रहे थे, पूर्व में भी कई एक्ट बने हुए थे, जिसमें पहला एक्ट था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1985 का। तो यहाँ पर ये सभी बातें जुड़ती हुई चली जाती हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके अंदर भी इसको बचाने के प्रावधान हैं 1985 के। उसके बाद इसकी संरक्षण योजना तैयार की गई थी स्पेशली 2010 से 2020 के लिए, और इसे 2009 को राष्ट्रीय जल जीव घोषित कर दिया गया। तो इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आज की फिर लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में पढ़ते हैं, संसद की स्थायी समितियों के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में ये चर्चा रही है इनके कार्यकाल को लेकर, क्योंकि इनके कार्यकाल में विस्तार किया गया है। तो ये स्थायी समितियां होती क्या है, ये पॉलिटी की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। समझिए कि राज्यसभा सचिवालय द्वारा अभी हाल ही में विभागीय समितियों के कार्यकाल को 1 वर्ष से बढ़ाकर यहाँ पे 2 वर्ष कर दिया गया है। अब राज्यसभा में जितनी भी कार्यरत स्थायी समितियां हैं उनका कार्यकाल 2020 को समाप्त हो रहा था, अब वो 1 साल के लिए बढ़ गया है, और कोविड-19 के चलते हुए ऐसा हुआ है। अब इसमें संसदीय स्थायी समितियों का महत्व क्या होता है, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्थायी समितियों के बारे में यहाँ पे जान लीजिए कि संसद के कार्य दिवसों में जब कमी होती है और संसद में प्रस्तुत विधेयकों की संख्या अधिक होने से सदन में व्यापक चर्चा कर पाना बहुत जब कठिन हो जाता है विधेयकों पे, ऐसे में स्थानीय समितियां क्या करती हैं कि जो प्रस्तावित विधेयक होते हैं उन पे चर्चा और सुधारों के लिए एक मंच प्रदान करती है। संसदीय समितियां सरकार की नीतियों का परीक्षण करती हैं ताकि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित हो सके। अब स्थायी समितियों से संबंधित दिशा निर्देशों के लिए राज्यसभा सचिवालय ने एक नया दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन्होंने ये कहा है कि किसी भी पैनल की बैठक से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस देना होगा और 1/3 सदस्यों से इसकी पुष्टि अनिवार्य है। अब ये संसदीय समितियां भारत में 2 तरह की होती हैं, स्थायी के साथ साथ दूसरी होती है तदर्थ समिति, एडहॉक समिति भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्थायी समितियां तो वो होती है जो अनवरत रूप से कार्य करती रहती है, इनका गठन वार्षिक रूप से होता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर वित्तीय समितियां और विभागीय समितियां। ठीक है, और तदर्थ समितियां वो होती हैं, या इन्हें अस्थायी समितियां भी कहते हैं, कि इनका उद्देश्य किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है और वो जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तब ये अपने आप ही भंग हो जाती है। और इनको भी फिर से 2 समितियों में बांटा गया है, जांच समिति और सलाहकार समिति। किसी मुद्दे की जांच करनी हो या सलाह लेनी हो तब इनका गठन किया जाता है। तो इन सभी का ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में ऐसी जो कुल समितियां हैं वो 24 हैं, जिसमें 16 लोकसभा और 8 राज्यसभा के अंतर्गत काम करती है। अब इनमें सदस्य संख्या देख लें तो प्रत्येक जो समिति होती है विभागीय समिति, इसमें अधिकतम 31 सदस्य होते हैं और 21 जिसमें से लोकसभा से होते हैं और जो 10 हैं वो राज्यसभा से होते हैं। कोई भी मंत्री किसी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत होने के लिए पात्र नहीं होता है, और समिति में जो लोग शामिल होते हैं, चाहे लोकसभा सदस्यों का जो मनोनयन है वो लोकसभा स्पीकर करता है और राज्यसभा सदस्यों का जो मनोनयन है वो राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये थी आपकी आज की इम्पोर्टेंट बातें। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।